जी, so sale of business, question number one. This question is from October-November 2019, paper 3, variant 1. सवाल स्टार्ट होता है एक्स लिमिटेड acquired the partnership business of Amy and Beth on 1st January 2018. The statement of financial position of each business at 31st December 2017 was as follows. तो एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम एक्स लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड एक बिजनेस को एक्वायर कर रही है। किसके बिजनेस को एक्वायर कर रही है? पार्टनरशिप बिजनेस को एक्वायर कर रही है, जो कि एमी एंड बेथ का है। कौन सी डेट को? 1 जनवरी 2018 को। और हमारे पास बेसिकली सेम डेट पे दोनों बिजनेसेस की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोवाइडेड है। तो जो पार्टनरशिप है जो कि एक्वायर हो रही है, उसकी भी एसओएफपी मौजूद है। और जो एक्स लिमिटेड जो कंपनी है जो कि एमी एंड बैथ की पार्टनरशिप को एक्वायर कर रही है, उसकी भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमारे पास प्रोवाइड करी हुई है। नॉन करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स है, फिर हमारे पास इक्विटी एंड लाइबिलिटी का सेक्शन है, एंड देन एमी एंड बैथ के कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस मौजूद है हमारे पास, और उनके करंट अकाउंट के बैलेंसेस मौजूद हैं, और फिर हमारे पास कुछ करंट लाइबिलिटीज है। देन नीचे जाते हैं तो एडजस्टमेंट के अंदर उसने पहली बात करी है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। अब यहां पे जरा फोकस करिएगा। एक्स लिमिटेड टुक ओवर ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस एक्सेप्ट द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मैंने आपसे कहा था ना कि बिजनेस कोई दूसरे बिजनेस को एक्वायर करता है तो ज्यादातर टाइम्स सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को एक्वायर कर लेता है, एक्सेप्ट फॉर नॉर्मली बैंक अकाउंट, या जिसको यहाँ पे रेफर किया गया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के, यानी कि कैश और बैंक अकाउंट को छोड़ के बाकी जितने भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज थे वो एक्स लिमिटेड ने एमी एंड बेथ से एक्वायर कर ली है एट द फॉलोइंग वैल्यूज। जस्ट गिव मी अ मिनट, अजान हो जाए फिर रिज्यूम करते हैं। Okay. So X Limited took over all the assets and liabilities from Emmy and Beth except for cash and cash equivalents, और फिर आगे लिखा हुआ है एट द फॉलोइंग वैल्यूज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो वैल्यूज होती है ना, जिसके ऊपर एक्वायरर जो टारगेट कंपनी है जिसकी एक्विजिशन कर रहा है, यानी कि इस केस में एमी एंड बैथ की जो पार्टनरशिप है उसको एक्स लिमिटेड एक्वायर कर रहा है। तो जब वो एक्स लिमिटेड एमी एंड बैथ के बिजनेस को एक्वायर कर रहा है तो उस बिजनेस के अंदर जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है, देखिए ये जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के एमी एंड बैथ की वैल्यूज जो एसओएफपी में गिवन है ना, इसको हम कहते हैं कि ये बुक वैल्यूज है। नॉन करेंट एसेट्स एमी एंड बेथ की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 1,42,000 के ऊपर की नेट बुक वैल्यू के ऊपर मेंटेन हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से बाकी सारी वैल्यूज भी क्या है? बुक वैल्यूज है। हो सकता है कि जो एक्वायरर है एक्स लिमिटेड, वो इन एसेट्स को ज्यादा वैल्यू प्लेस करता हो या वो इन एसेट्स को कम वैल्यू प्लेस करता हो। यानी कि उसके नजदीक लेट से एमी एंड बैथ के जो बिजनेस के जो नॉन करंट एसेट्स हैं, उनकी बुक वैल्यू तो 1,42,000 है, लेकिन एक्स लिमिटेड के नजदीक हो सकता है इन नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू कंपैरेटिवली ज्यादा हो। लेट से वो अगर फेयर वैल्यू देख रहा होगा, जिसको हम कहते हैं कि मार्केट वैल्यू देख रहा होगा, तो उसको पता चलता है कि यार एमी एंड बैथ के बिजनेस की ठीक है, जो नॉन करंट एसेट्स है उनकी बुक वैल्यू जो उन्होंने अपने एसओएफपी में रिकॉर्ड करी हुई है दैट इज 142,000। लेकिन मार्केट के अंदर अगर उन नॉन करंट एसेट्स को बेचा जाए या उन नॉन करंट एसेट्स को जाके खरीदा जाए, तो उसकी जो वैल्यू मुझे मिल रही है वो तो कंपैरेटिवली लेट से बहुत ज्यादा मिल रही है, या लेट से उसकी वैल्यू जो है वो मुझे कंपैरेटिवली बहुत कम मिल रही है। तो उस केस में यहाँ पे आप देखें, नॉन करंट एसेट्स को क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्ट द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द फॉलोइंग वैल्यूज। तो एक्स लिमिटेड ने जो एमी एंड बैथ के बिजनेस के नॉन करंट एसेट्स को वैल्यू प्लेस की, वो कितनी प्लेस की? 1,48,000 प्लेस करी है। जबकि एमी एंड बैथ के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नॉन करंट एसेट्स कितने के रिकॉर्डेड है? सिर्फ 1,42,000 की बुक वैल्यू के ऊपर रिकॉर्डेड है। तो ऐसा क्यों है? एक्स लिमिटेड को नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू ज्यादा क्यों लग रही है एज कंपेयर टू जो कि एमी एंड बेथ ने रिकॉर्ड करी हुई है? ऐसा इसलिए कि हो सकता है, मैंने आपको बताया ना, मार्केट में अगर उस एसेट को बेचा जाए तो उसकी वैल्यू ज्यादा हमें मिल जाए, जिसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू इज द वैल्यू एट विच यू कैन सेल एन एसेट। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन के लेट से जो एक्वायरर है उसकी नजर में जो टारगेट कंपनी है जिसको एक्विजिशन करी जा रही है, जो कि बेसिकली एमी एंड बेथ की कंपनी है, उसकी एसेट्स की, कुछ एसेट्स की वैल्यू हो सकता है उसको लगता हो ज्यादा है और कुछ की वैल्यू लगता हो कि उसको कम है। तो उसने बोला कि भाई फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्वायरर, यानी कि जो एक्स लिमिटेड है, मैंने इसको यहां पे मेंशन भी कर दिया है कि जब भी आपसे लिखे ना कि एक्स लिमिटेड ने इन एसेट्स और लाइबिलिटीज को एक्वायर किया एट द फॉलोइंग वैल्यूज, तो फॉलोइंग वैल्यूज जो होती है
दे आर रेलेवेंट और दे आर रिलेटेड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बायर। जो सेलर है यानी कि जो एमी एंड वेथ है, उनका इन वैल्यूज से एज सच कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। वो कहते हैं कि भाई हमें जो है इस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज आप तो बिजनेस बेच रहे हो ना। जब आप बिजनेस बेच रहे हो तो आपको एज सच कोई कंसर्न नहीं होता कि खरीदार की नजर में मेरे एसेट की या लाइबिलिटी की क्या वैल्यू है। सर, यू रियली डोंट केयर अबाउट दैट जी। दानिया दानिया नहीं है को वेटिंग मीटिंग में रूम इन में। कीजिएगा, नहीं है, वो वेटिंग रूम में उनको नहीं इन है। कीजिएगा। वो वेटिंग रूम में नहीं है, मैं अभी जाके मैंने देखा नहीं है, मैंने उनका मैसेज देख लिया था। वो नहीं है वेटिंग रूम में, और मैंने वेटिंग रूम ऑफ किया हुआ है। वो अगर रिक्वेस्ट डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ वेटिंग रूम मैंने, देख रहे हो वेटिंग रूम मैंने ऑफ किया हुआ है, तो अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे वो खुद ही आ जाएंगे। अच्छा, देन आपके पास जो इन्वेंट्री थी उसकी वैल्यू 41,000 है, ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू 47,000 है, ट्रेड पेबल्स की वैल्यू 30,000 है। दीज आर ऑल वैल्यूज फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ बायर, कि जो खरीदार है जो एक्स लिमिटेड है वो एसेट्स और लाइबिलिटीज को क्या वैल्यू प्लेस कर रहा है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 1,48,000 प्लस 41,000 प्लस 47,000, ये तीन एसेट्स हैं जिनकी टोटल वैल्यू अगर मैंने ऐड करा तो ये बन रही है 2,36,000। और उसके बाद जो लाइबिलिटी है, जो ट्रेड पेबल है, वो जाहिर सी बात है लाइबिलिटी है। और मुझे अगर मैं कहता हूँ नेट एसेट्स की वैल्यू निकाल के दो कि भाई जो एक्वायरर टोटल नेट एसेट्स एक्वायर कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है, तो नेट एसेट्स निकालने के लिए हम एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करते हैं। तो 236 माइनस अगर 30,000 कर दें तो ये आपके पास 2,06,000, ये जो फिगर निकल के आएगी ये आपको बता रही है क्या, ये आपको बता रही है, मैं इसको मेंशन कर देता हूं यहाँ एरो बना के, दिस इज फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड। कि जो एसेट्स नेट एसेट्स एक्वायर्ड किए गए हैं किसकी तरफ से, एक्स लिमिटेड की तरफ से, फ्रॉम एमी एंड बैट, उनकी फेयर वैल्यू बायर की नजदीक, क्योंकि मैंने देखिए फिर से हाईलाइट कर दूं कि ये वैल्यू सिर्फ बायर जो एक्स लिमिटेड है उसके परस्पेक्टिव से बात हो रही है, उसके नजदीक इनकी फेयर वैल्यू कितनी है, इन एसेट्स की फेयर वैल्यू 2,06,000। खैर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कहता है द परचेज कंसिडरेशन वाज 240,000। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी हमने परचेज कंसिडरेशन फॉर्मेट में देखा था कि जब एमी एंड बैथ अपना बिजनेस बेच रहे हैं तो वो किस प्राइस के ऊपर अपने बिजनेस को बेच रहे हैं, दे आर सेलिंग देयर बिजनेस एट अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 2,40,000। अच्छा, जो परचेज प्राइस है, लाजमी नहीं होता कि एक्स लिमिटेड जो है ना उस परचेज प्राइस को शेयर इशू करके ही या लेट से कैश की बेसिस में कैश पेमेंट करके ही जो है उस परचेज प्राइस को फुलफिल करे। परचेज कंसिडरेशन कैन बी कंप्राइज्ड ऑफ बोथ ऑर्डिनरी शेयर्स एज वेल एज कैश। तो यहां पे लिखा हुआ है कि ये जो 2,40,000 की परचेज प्राइस है, इस पर फोकस करिएगा। दिस कंसिस्टेड ऑफ एन इशू ऑफ 90,000 ऑर्डिनरी शेयर्स divided equally between the partners. Each ordinary share had a market value of $2.5 at 1st January 2018। मतलब क्या है, मतलब यह है कि एक्स लिमिटेड 2,40,000 में एमी एंड बेथ की पार्टनरशिप को एक्वायर कर रहा है, जिसमें से तो जो 2,40,000 की पेमेंट है उसमें से कुछ पेमेंट वो शेयर्स की बेसिस पे कर रहा है। वो एमी एंड बैथ को कह रहा है कि आपको मैंने 2,40,000 देने हैं, मैं आपको पूरे 2,40,000 कैश नहीं दूंगा, मैं आपको 90,000 शेयर्स दूंगा अपनी कंपनी के। और मेरी कंपनी के एक शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है, $2.5 है। तो अगर आप 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 अगर करें तो आपको पता चल जाएगा कि उन शेयर्स की टोटल वैल्यू कितनी है, यानी कि उन 90,000 शेयर्स की टोटल वैल्यू कितनी है, 2,25,000 है। तो समझिएगा 2,40,000 की टोटल परचेज कंसिडरेशन थी, जिसमें से एक्स लिमिटेड ने 90,000 के ऑर्डिनरी शेयर्स इशू कर दिए एट अ मार्केट वैल्यू ऑफ $2.5 ईच शेयर, जिसकी टोटल मार्केट वैल्यू 90,000 टाइम्स 2.5 करके कितनी आ रही है, 2,25,000 आ रही है। और फिर उसके नीचे उसने कहा है द बैलेंस वॉज पेड इन कैश, जो रिमेनिंग बैलेंस है कह रहा है कि वो कैश में पे किया गया है। तो 2,40,000 की टोटल पेमेंट होनी थी, 2,25,000 उसमें से आपने शेयर्स की फॉर्म में पेमेंट कर दी, बचा कितना, 240 माइनस 225, आपके पास 15,000 बचा जो कि एक्स लिमिटेड कैश के थ्रू पे कर देगा किसको, एमी एंड बैथ के बिजनेस को। तो नॉर्मली आप जितनी भी एक्विजिशंस देखते हो ज्यादातर दे आर अ मिक्सचर ऑफ स्टॉक्स, यानी कि दे आर अ मिक्सचर ऑफ शेयर्स एज वेल एज कैश। तो इस केस में 2,40,000 की एक्विजिशन हुई है एमी एंड बैथ के बिजनेस की, इसमें से 2,25,000 की सेटलमेंट थ्रू स्टॉक्स थ्रू शेयर्स हुई है, जिसमें एक्स लिमिटेड ने अपनी कंपनी के शेयर्स दिए हैं एमी एंड बैथ को,
और बाकी के 15,000 उन्होंने कैश फॉर्म के अंदर एमी एंड बैथ को पे किया। मूविंग फर्दर लिखा हुआ है एमी एंड बैथ शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3, यानी कि एमी एंड बैथ के जो बिजनेसेस जो पार्टनरशिप का पीएनएल रेशियो है वो 4:3 है। फिर पार्ट ए की जो रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द पार्टनर्स ऑन द सेल ऑफ देयर बिजनेस टू एक्स लिमिटेड। यानी कि आपको अभी मैंने एक रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट दिखाया था, ठीक है, पिछली क्लास में या अभी, तो उसके अंदर आपको प्रॉपर रियलाइजेशन अकाउंट बना के पता लगाना था कि भाई हमने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, ठीक है। इस सवाल की रिक्वायरमेंट यही है कि आपने रियलाइजेशन के टाइम पे या सेल ऑफ बिजनेस के टाइम पे एमी एंड बेथ ने प्रॉफिट कमाया लॉस कमाया वो कैलकुलेट करके निकालो, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट अकाउंट बनाने की नहीं है। तो अब मैं अकाउंट बनाने की बजाय अगर डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहूं कि भाई ये बिजनेस बिका है एमी एंड बैथ का, तो क्या इन्होंने मुनाफे में बिजनेस को बेचा या इन्होंने नुकसान में बिजनेस को बेचा, तो उसके लिए मैं क्या कंपेयर करूंगा, मैं देखूंगा कि भाई एमी एंड बैथ के बिजनेस में मोर और लेस जो मेजर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो उन्होंने बेची है वो चार बेची है, यानी कि उन्होंने तीन एसेट्स बेचे, जिसको मैं यहाँ येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ। उन्होंने एक इन्वेंट्री बेची है, एक करंट एसेट ट्रेड रिसीवेबल बेचा है और नॉन करंट एसेट बेचा है, ठीक है, तीन एसेट्स बेचे हैं। और एक उन्होंने लाइबिलिटी बेची है जिसमें ट्रेड पेबल्स आ गया, एक उन्होंने ट्रेड पेबल बेचा है, ठीक है। टोटल मिला के तीन एसेट एक लाइबिलिटी उन्होंने बेची है। इस एसेट और लाइबिलिटी की जो बुक वैल्यूज है जो कि एमी एंड बैथ के परस्पेक्टिव से है, वो हमारे पास यहाँ सामने एसओएफपी में मौजूद है। और जिस वैल्यू के ऊपर एक्स लिमिटेड ने ये बिजनेस उनका पूरा खरीदा है, वो तो हमें पता है कि भाई एक्स लिमिटेड ने 2,40,000 में पूरा बिजनेस उनका एमी एंड बैथ का खरीदा है। तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं कि भाई एमी एंड बैथ के बिजनेस में जो एसेट्स और लाइबिलिटीज थे उनकी जो नेट बुक वैल्यू थी वो, और जिस वैल्यू के ऊपर एक्स लिमिटेड ने उनके एसेट्स और लाइबिलिटीज को एक्वायर किया है वो, जिसको मैंने आपको बताया था फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स भी कह सकते हैं, उन दोनों को मैं कहता हूं कि करवा लेते हैं कंपेयर। तो मैंने क्या किया, मैंने एमी एंड बैथ के बिजनेस के जो एसेट्स थे, जो नॉन करंट एसेट्स थे 142, इन्वेंट्री 38, ट्रेड रिसीवेबल 49, ये टोटल तीन एसेट थे, इनको ऐड किया एट देयर बुक वैल्यूज, और एक लाइबिलिटी जो ट्रेड पेबल थी उसको माइनस करा दिया। तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, जब मैं इन तीन एसेट्स को ऐड करके ट्रेड पेबल की लाइबिलिटी से माइनस कराऊंगा, तो मेरे पास आ जाएगा नेट एसेट्स की बुक वैल्यू। सुनिएगा, नेट एसेट्स की बुक वैल्यू निकल के आ जाएगी जो कि एमी एंड बैथ ने सेल किए हैं किसको, एक्स लिमिटेड को, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ 2,06,000 की एक फिगर निकाली थी जिसमें मैंने एक्स लिमिटेड के परस्पेक्टिव से जो एक्स लिमिटेड ने इन एसेट्स और लाइबिलिटीज को जो बाय किया है जिस एग्रीड वैल्यूएशन के ऊपर, तो उन वैल्यूज को जब मैंने नेट किया था यानी तीनों एसेट्स माइनस लाइबिलिटी किया था, तो मेरे पास फिगर आई थी 2,06,000 की। यहां पे अब इन तीनों एसेट्स की बुक वैल्यूज को ऐड करके जब लाइबिलिटी से माइनस कराएंगे तो देख लेते हैं इसकी बुक वैल्यू कितनी आएगी। 142 प्लस 38 प्लस 49, ये वही एसओएफपी की तीनों जो नॉन करंट एसेट इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल है उनकी फिगर है। और उसमें से जो ट्रेड पेबल जो करंट लाइबिलिटी थी एमी एंड बैथ के बिजनेस की एसओएफपी में रिकॉर्डेड, वो 31,000 थी। तो मैंने उसको माइनस करा लिया, मेरे पास आंसर आया 1,98,000। ये 1,98,000 क्या बता रहा है, ये ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट्स बता रहा है, या मैं इसको अगर ये भी कहूं कि ये बुक वैल्यू बता रहा है किसकी, एसेट्स की, जो कि एमी एंड बैथ के बिजनेस में रिकॉर्डेड थे। एंड देन फिर मैंने फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्स लिमिटेड ने उन एसेट्स और लाइबिलिटीज को कितने में खरीदा है, तो वो वैल्यूज आपको एडजस्ट, पहली एडजस्टमेंट जो थी उसमें बता दी थी कि भाई नॉन करंट एसेट 148 पे है, इन्वेंट्री 41 पे खरीदी है, ट्रेड रिसीवेबल 47 पे खरीदे हैं, और ट्रेड पेबल को हम जो वैल्यू पे दे रहे हैं यानी कि एक्स लिमिटेड जो वैल्यू दे रहा है वो 30,000 दे रहा है। तो तीनों एसेट्स को ऐड करके लाइबिलिटी से माइनस कराया था, ऑलरेडी पीछे भी ये काम करा चुका हूं। तो मेरे पास फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स निकल के आ गई 2,06,000। जरा रियलाइज करिएगा इस बात को कि बिजनेस जो बिका है, बिजनेस बिका है 2,40,000 का। अब ये सवाल उठता है कि सर यहाँ पे आपने एमी एंड बैथ के जो बुक वैल्यूज के हिसाब से, नेट नेट बुक वैल्यू के हिसाब से जो नेट एसेट्स की वैल्यू निकाली वो आ रही है कितनी, वो आ रही है 1,98,000। आपने एक्स लिमिटेड के परस्पेक्टिव से फेयर वैल्यू जब निकाली तो वो आ रही है 2,06,000। अगर मैं ईच एसेट एंड लाइबिलिटी पे गेन या लॉस निकालूं तो वो किस तरीके से निकलेगा, अब आप जरा समझिएगा। एमईएन बैथ ने कहा था कि हमारे नॉन करंट एसेट की बुक वैल्यू कितनी है, 42, 1,42,000।
और वो एसेट्स एक्स लिमिटेड ने कितने के खरीदे, 1,48,000 के। तो ये एम बैथ का गेन हुआ या लॉस हुआ, डेफिनेटली गेन हुआ, 148 माइनस 142, 6,000 का गेन हुआ। इन्वेंट्री के लिए बात ये थी कि एम बैथ ने कहा था 38,000 की इन्वेंट्री है, जबकि एक्स लिमिटेड ने उसको 41,000 पे खरीदा। तो अगेन एम बैथ का इन्वेंट्री की सेल पे भी 3,000 का फायदा हो गया। अगर आगे बढ़े ट्रेड रिसीवल की बात करें, तो वो एम बैथ ने लिखा हुआ था कि हमारे पास 49,000 है, जबकि एक्स लिमिटेड ने उसको जो वैल्यू दी वो सिर्फ 47,000 दी। तो एम बैथ के बिजनेस का ट्रेड रिसीवल को बेचने पे 2,000 का नुकसान हो गया। ट्रेड पेबल की बात करी जाए तो 31,000 के कहा था एम बैथ ने कि हमारे पास ट्रेड पेबल्स है, लेकिन जो फेयर वैल्यू की एक्स ने दी वो कितनी दी, 30,000 दी। तो यहाँ पे आप जरा समझे, यहाँ पे एमी एंड बैथ के बिजनेस का फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। एक तरीके से आप अगर ये कह लें कि फायदा हुआ है, किस तरीके से, अगर आपकी लाइबिलिटी 31,000 की थी और अगले बंदे ने आपसे वो लाइबिलिटी, ये अच्छा ये समझ लें लाइबिलिटी आपकी ट्रांसफर कर ली, और वो लाइबिलिटी जब ट्रांसफर हुई तो आपको सिर्फ 30,000 की लाइबिलिटी ट्रांसफर करनी पड़ी। तो एक तरीके से आपका फायदा ही है ना, एक तरीके से अगर देखा जाए तो आपने कम की, जो ज्यादा की लाइबिलिटी थी उसको कम में जो है वो ट्रांसफर कर दिया, तो दैट इज सम वॉट अ बेनिफिट। तो ये 1,000 का हमारा क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। अब अगर आप इसको टोटल करें, 6 + 3 9, 9 - 2 7, 7 + 1 8, तो ये 8,000 का टोटल क्या हो गया, सिर्फ सेल ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के ऊपर एमी एंड बैथ को एक तरीके का फायदा हो गया। ठीक है, एमी एंड बैथ ने जब ये इंडिविजुअल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अगर एक्स को बेचे, तो उस पर कितने का फायदा, ये 8,000 का फायदा तो सीधा सीधा निकल के आ रहा है। लेकिन भाई अब आप जरा ये भी तो रियलाइज करो कि एक्स लिमिटेड ने बिजनेस के जो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स लगाई थी वो 2,06,000 लगाई थी। तो परचेज कंसीडरेशन 2,40,000 क्यों है। आप जो प्राइस पे कर रहे हो, मैं कह रहा हूं कि वो ज्यादा क्यों है। भाई अगर मैं बिजनेस खरीदने जाता हूं, मैं तीन एसेट एक लाइबिलिटी ले रहा हूं, मैंने बोला ये तीन एसेट्स की वैल्यू है 148, 41, 47 और लाइबिलिटी की वैल्यू है 30। मैंने फेयर नेट नेट एसेट्स निकाले, यानी कि मैंने इनको नेट कर लिया। नेट फिगर आ रही है 2,06,000। तो मैं बिजनेस को कायदे से 2,06,000 पे करूं, मैं बिजनेस को 2,40,000 क्यों पे कर रहा हूं। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है गुडविल का। गुडविल क्या है, रेपुटेशन के पैसे। एमी एंड बैथ के अंदर ठीक है, जो उनके बिजनेस में एसेट्स पड़े हुए थे, नेट एसेट्स पड़े हुए थे, उसकी फेयर वैल्यू तो 2,06,000 है। लेकिन उन्होंने ओवर द इयर्स अपने बिजनेस की एक ब्रांड इमेज मेंटेन करी है, एक रेपुटेशन बनाई है, कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं, जो कि एक्वायरिंग कंपनी को एक तरीके से फ्री में तो नहीं दिए जाएंगे ना, उसकी भी कुछ ना कुछ प्राइस चार्ज करी जाएगी। तो रेपुटेशन की जो प्राइस सामने एक्वायरर से चार्ज करी जाती है उसको हम कहते हैं गुडविल। और गुडविल की जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से होगी, इट विल बी परचेज प्राइस के बिजनेस को आपने कितने का खरीदा, इस केस में बिजनेस की परचेज कंसिडरेशन यानी परचेज प्राइस 2,40,000 है, और उस बिजनेस की फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एक्स लिमिटेड ने कैलकुलेट करी थी कितनी, 2,06,000। दोनों को माइनस कराएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो गुडविल का आएगा, कि एक्वायरर ने एक्वायरिंग कंपनी को रेपुटेशन के कितने पैसे दिए, यानी कि नेट एसिड्स, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसिड्स के ऊपर जो पैसे दिए हैं वो क्या है, वो उस कंपनी की, या इस केस में उस पार्टनरशिप की क्या है, गुडविल है। उसकी रेपुटेशन के पैसे हैं जो कि उसको मिले हैं एट द टाइम जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वह हमने बिजनेस सेल करना है। तो ओवर द इयर्स जो उनकी रेपुटेशन उन्होंने क्रिएट की थी, उसकी जो पेमेंट को करी गई है एक्स लिमिटेड की तरफ से, वो 34,000 की करी गई है। और उनको जो एसेट्स बेचते हुए जो फायदा हुआ है वो कितने का हुआ है, वो हमने नेट निकाला कि वो नेट फायदा जो है वो 8,000 का हुआ है। अब आपसे सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी कि भाई जो बिजनेस बिका है, सेल ऑफ बिजनेस हुई है एमी एंड बैथ की, इसका टोटल प्रॉफिट और लॉस निकाल के दो। तो भाई सिर्फ अगर नेट एसेट्स की बात करी जाए, एसेट्स और लाइबिलिटीज को जो उन्होंने बेचा है एक्स लिमिटेड को, अगर उस पर बात करी जाए तो उनका फायदा 8,000 का था। लेकिन उन्होंने जो अपने बिजनेस के टाइटल बेचा, एक तरीके से समझो चलती हुई दुकान है ना भाई, अगला बंदा जो खरीदेगा तो उसको पता है कि भाई इसके कस्टमर्स बने हुए हैं, इसके कॉन्टैक्ट्स बने हुए हैं, इसकी रेपुटेशन बनी हुई है, मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जो कि अगर मैं एक स्क्रैच से बिजनेस स्टार्ट करूं तो मुझे करनी पड़ेगी। तो फॉर दैट सेम पर्पस कि मैं उस चलते हुए बिजनेस की रेपुटेशन खरीद रहा हूं, मुझे उनको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ी एसेट्स की वैल्यू के ऊपर, कितने की, 34,000 की। तो अगर आप सेलर के पर्सपेक्टिव से सोचो, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट और लॉस हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो एमईएन बैक के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं जिसने बिजनेस को बेचा है। तो उन्होंने बिजनेस को 2,40,000 का बेचा, ठीक है, आसानी से, एकदम आसानी से मैं अगर आपको बात बताऊं, ये तो मैंने थोड़ा डिवीजन भी कर दिया आपको समझाने के लिए, लेकिन बिल्कुल अगर इसको बेस वैल्यू पर रख के समझाया जाए, एमईएन बैक ने अपने बिजनेस को बेचा 2,40,000 पे, ठीक है।
और उनके बिजनेस की जो बुक वैल्यूज थी, टोटल नेट एसेट्स की, वो कितनी थी? 98,000, 1,98,000 थी। अगर आप दोनों का डिफरेंस लेना कि भाई इनके, मेरा एक बिजनेस चल रहा है, मेरे बिजनेस के अंदर मैंने अपने एसेट्स और की एसेट्स की वैल्यू भी लिखी हुई है, लाइबिलिटीज की वैल्यू भी लिखी हुई है, और उनकी नेट वैल्यू 1,98,000 है। अगर मुझे कल को कोई आके 2,40,000 दे के मेरा बिजनेस खरीद के ले जाता है, तो भाई मेरा फायदा कितना हुआ? 240 माइनस 198, विच विल बी इक्वल टू 42,000। तो एमी एंड बेथ ने जो अपना बिजनेस बेचा, उसमें उनको कितने का फायदा हुआ? उसमें उनको $42,000 का फायदा हुआ है। अब आप कहें सर कि फिर आपने इतनी लंबी क्यों करी? आप ये पूछ सकते हो कि सर अगर 1,42,000 ही, सॉरी 42,000 ही निकालना था, तो आपने ये रियलाइज फेयर वैल्यू वाला काम और ये गुडविल वाला काम क्यों किया? ये तो आप 1,98,000 यहां से निकालते, परचेज प्राइस आपको पता थी 2,40,000, आप 240,000 माइनस 1,98,000 कर देते, तो सीधा सीधा गेन ऑन रियलाइजेशन 42,000 आ जाता। फिर आपने ये इसकी ब्रेक डाउन क्यों दिखाया कि भाई एसेट्स और लाइबिलिटीज जो बिके हैं तो उस पर 8,000 का फायदा है और बाकी 34,000 जो है वो गुडविल है? ये ब्रेक डाउन दिखाने की क्या जरूरत थी? इस पर मैं अभी थोड़ी देर में आपको उसका रीजन बता दूंगा कि भाई ये ब्रेक डाउन आपको क्यों पता होना चाहिए, या हमने ये क्यों कैलकुलेट किया है। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो पहले पार्ट की रिक्वायरमेंट थी ना, जिसमें उसने कहा था कि भाई कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द पार्टनर्स ऑन द सेल ऑफ देयर बिजनेस टू एक्स लिमिटेड, वो निकाल लिया कि भाई 1,98,000 की बुक वैल्यू की थी नेट एसेट्स की, हमने 2,40,000 का बिजनेस बेचा, 240 माइनस 198, हमारा गेन ऑन रियलाइजेशन यानी कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिजनेस कितना हो गया? 42,000 हो गया। अच्छा, ये जो मैंने काम दिखाया हुआ है ए और बी वाला, ये मैंने दिखाया हुआ है कि एमी एंड बैथ के बिजनेस के जो पीएनएल रेशो था, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो था 4:3 का, यानी टोटल 7 हिस्से थे, इसमें से 4 एमई के थे, 3 बैथ के थे। तो अगर मैं इस 42,000 को मल्टीप्लाई बाय 4/7 करूं, तो मेरे पास एमई का प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन का शेयर निकल के आ जाएगा, एंड 3/7 करने से मेरे पास बैथ का जो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन है उसका शेयर निकल कर आ जाएगा। पार्ट बी की रिक्वायरमेंट अगर पढ़े, प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एमी एंड बेथ टू शो द क्लोजर ऑफ देयर पार्टनरशिप बिजनेस। आपने रियलाइजेशन अकाउंट तो नहीं बनाया, लेकिन आपने रियलाइजेशन अकाउंट वाला काम कर लिया कि आपने प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन कैलकुलेट कर लिया कि जब बिजनेस बिका है तो बिजनेस बेचते हुए पार्टनर्स को क्या फायदा हुआ। अब उसके बाद वो कहता है कि भाई पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हैं उनको क्लोज करो, उनको खत्म करो। तो पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस है उसको खत्म करने के लिए हमने पार्ट बी के लिए कैपिटल अकाउंट बनाया। जब सेल ऑफ बिजनेस होती है तो मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट के अंदर कि सेल ऑफ बिजनेस के टाइम पे हमें कैपिटल अकाउंट बनाने का बोला जाएगा, तो हमें कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को नलिफाई करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा बाय मेकिंग अ फाइनल एडजस्टमेंट। तो अगर कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू करूं, तो सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, एमई का बैलेंस 1,20,000, बैथ का बैलेंस 80,000, बैलेंस बीडी आ गए दोनों पार्टनर्स के 120 एंड 80,000 ऑन द क्रेडिट साइड ऑब्वियसली। दूसरा स्टेप ये है कि जब भी सेल ऑफ बिजनेस होगी, अगर पार्टनरशिप की हो रही है सेल, तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट के जो बैलेंसेस होंगे वो भी कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ये जो मैं पहली पिछली क्लास के अंदर लेक्चर दे रहा था, तो उसमें मैंने कहा था कि अपने पास नोट लिख ले कि जब भी सेल ऑफ बिजनेस होगी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट के बैलेंस जो है वो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अगर पॉजिटिव बैलेंस होगा तो क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर किया जाएगा, अगर नेगेटिव बैलेंस होगा तो डेफिनेटली डेबिट साइड पे ट्रांसफर किया जाएगा। तो एमई का बैलेंस पॉजिटिव है 3,500, वो क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर होगा। बैथ का बैलेंस 1,500 नेगेटिव है, तो ये डेबिट साइड के ऊपर ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे देखें हमने एमई के बिजनेस को जो है, एमई के करंट अकाउंट को क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर किया 3,500 से, जबकि बैथ के केस पे करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड पे ट्रांसफर हुआ है 1,500 से, बिकॉज बैथ के करंट अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव था, वो ब्रैकेट के अंदर है, विच मीन्स कि वो करंट अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव है। देन उसके बाद आपके पास गेन ऑन रियलाइजेशन के जो दोनों पार्टनर्स के शेयर है वो भी आप निकाल चुके हो। एमी का रियलाइजेशन पे जो प्रॉफिट का शेयर बना है वो 24,000 बना है, बेथ का जो शेयर बना है वो 18,000 बना है। तो 24,000 आपने रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, गेन ऑन रियलाइजेशन डेफिनेटली पार्टनर्स को पार्टनरशिप से मिलना है, तो ये उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। 24,000 से एमी का अकाउंट क्रेडिट हुआ, 18,000 से बेथ का अकाउंट क्रेडिट हुआ। ठीक है जी। और उसके बाद फिर एक चीज और, तो शेयर कैपिटल जो उनको मिला था उसके लिए उसने लिखा हुआ था 90,000 ऑर्डिनरी शेयर्स डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स। तो ये भी अगेन मैंने लेक्चर में बात बताई थी कि जो शेयर्स मिलते हैं परचेज कंसिडरेशन के अंदर, अगर तो उसके लिए कोई बात ना बोली हुई हो, तो वो शेयर्स पार्टनर्स के दरमियान में इन देयर पीएनएल रेशो डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे।
लेकिन अगर कुछ कह दे तो जो उसने कहा है हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे यहाँ उसने कह दिया है कि शेयर्स इक्वली डिवाइड होंगे, यानी दोनों पार्टनर्स को 45,000 ईच शेयर मिलेगा, यानी कि हर बंदे का जो ऑर्डिनरी शेयर मिलेंगे, हर बंदे को, हर पार्टनर को 45,000 ऑर्डिनरी शेयर्स मिलेंगे, क्योंकि टोटल 90,000 है। तो 45,000 शेयर्स जो उसको मिल रहे हैं, और शेयर की मार्केट वैल्यू 2.5 है, तो 45,000 टाइम्स 2.5 अगर आप करें, तो जो शेयर कैपिटल ईच पार्टनर को मिला है वो 1,12,500 का मिला है। तो ये जो अमाउंट उनको रिसीव हो गई है पार्टनर्स को, तो इसमें इनके कैपिटल अकाउंट्स क्या होंगे, जो भी जब भी अमाउंट पार्टनर को पार्टनरशिप से रिसीव होती है किसी भी वजह से, तो आपको पता है उनका कैपिटल अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ पे दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो उनको शेयर कैपिटल परचेज कंसिडरेशन का रिसीव हुआ है, उसकी वजह से उनके कैपिटल अकाउंट्स क्या हो गए, डेबिट हो गए $1,12,500 ईच से। ठीक है जी। अब लास्ट स्टेप है। ठीक है, आपने रिकॉर्ड कर लिया कि भाई कैपिटल अकाउंट बनाते हुए आपने सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड किया, करंट अकाउंट के बैलेंसेस ट्रांसफर किए, जो रियलाइजेशन के बाद नफा या नुकसान था उसका जो ईच पार्टनर का शेयर था वो रिकॉर्ड कर लिया, जो उनको परचेज कंसिडरेशन में ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के थ्रू जो कंपनसेशन मिली है वो भी रिकॉर्ड कर ली। अब लेट्स से मैं अगर एमई के लिए काम करूं, एमई की अगर आप कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल करो तो 1,20,000 प्लस 3,500 प्लस 24,000, 147,500, ये कोई टोटल बन रहा है 147,500। ठीक है ना। और डेबिट साइड का टोटल तो एमई के अकाउंट में सिर्फ डेबिट साइड पे एक ही फिगर है जो कि 1,12,500 की है। तो बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है कि भाई एमई का जो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड का बैलेंस है वो ज्यादा है और डेबिट साइड का बैलेंस कम है, विच इंडिकेट्स कि एमई को जो पैसे पार्टनरशिप से मिलने हैं वो ज्यादा है और जो पैसे मिल चुके हैं वो कम है। ठीक है जी। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड का बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है कि कैपिटल अकाउंट है, अगर आपसे बेसिक डेफिनेशन ऑफ कैपिटल पूछी जाए तो वो क्या कहलाती है, ओनर की इन्वेस्टमेंट। तो भाई ओनर की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है एमई के परस्पेक्टिव से वो 147,500 है, जबकि जो रीपेमेंट उसको बिजनेस क्लोज करते हुए अभी तक हो चुकी है वो सिर्फ 1,12,500 की हुई है। तो अभी भी कुछ पैसे एमई को पार्टनरशिप से रिसीव होने हैं। कितने पैसे रिसीव हो रहे हैं उसके लिए आप सिंपली क्रेडिट का टोटल जो 147,500 है, उसको डेबिट का टोटल जो कि 1,12,500 है उससे माइनस करा दो, तो आपके पास आंसर आएगा $35,000 का। ये $35,000 वो है जो कि एमई को तो ये शेयर एज, कैपिटल हमने डेबिट साइड पे क्यों लिखे? ये तो क्रेडिट ये साइड पे बेटा, नहीं ये नहीं नहीं है, नहीं, गेन जो। ये शेयर कैपिटल उनको मिला है, रिसीव हुआ है। ये यहाँ पे जो 2,40,000 की परचेज कंसिडरेशन थी, इसमें से 90,000 जो है वो ऑर्डिनरी शेयर्स की फॉर्म में उनको पेमेंट हुई थी, जिसका टोटल बन रहा था 2,25,000। तो ये 2,25,000 पार्टनर्स को रिसीव हुए हैं। ठीक है, इक्वली दोनों को आधे आधे रिसीव हुए हैं, तो 225,000 का हाफ अगर करो तो 1,12,500 बनता है। तो जब भी, ये बात आप याद रखिएगा, जब भी पार्टनर्स को पार्टनरशिप से कोई भी पैसे रिसीव होते हैं किसी भी फॉर्म के अंदर, तो वो उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। यहाँ पे उनको ये पैसे रिसीव हुए हैं, ठीक है, ये कैश फॉर्म में नहीं रिसीव हुए, लेकिन एक तरीके से एक वैल्यू की चीज है ना। 1,12,500 के शेयर्स मिल रहे हैं तो इट इज समथिंग ऑफ वैल्यू। और कुछ अगर वैल्यू की चीज पार्टनर को पार्टनरशिप से रिसीव हुई है, तो वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कम कर देगी, यानी कि डेबिट कर देगी। तो इसको आप याद रखने के लिए ये बात याद रखें कि अगर पार्टनर को पार्टनरशिप से कोई चीज रिसीव हो गई है तो वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेगी, और कोई चीज ऐसी है जो कि पार्टनर ने पार्टनरशिप से रिसीव करनी है और अभी तक रिसीव हुई नहीं है, तो वो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेगी। जैसे कि यहाँ गेन ऑन रियलाइजेशन था ना, अब ये पार्टनर ने कमाया है तो पार्टनर को पार्टनरशिप से रिसीव होना है, इस वजह से इसने इसके कैपिटल अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया। बट शेयर कैपिटल के केस में ये पार्टनर को रिसीव हुआ है। ये कौन सा शेयर कैपिटल है, ये वो शेयर कैपिटल है जो कि उनको जब बिजनेस बिका है, तो बिजनेस बिकते हुए दोनों के नाम पे 1,12,500 और 1,12,500 के शेयर्स उनको रिसीव हुए हैं, दैट इज वाई उनका कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्योंकि एक तरीके की पेमेंट है जो कि इन्होंने जब बिजनेस सेल किया है तो इनको रिसीव हुई है। तो जब इनको कोई चीज रिसीव होगी तो इनका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है। तो उसके बाद अब ये जो फाइनल सेटलमेंट है, मैं यहाँ पे आपसे बैंक की फिगर जो 35,000 की आ रही है, इसको बैलेंसिंग फिगर भी कहा जाता है या फाइनल सेटलमेंट की फिगर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए अब जब आपने ये 35,000 एमई को बैंक अकाउंट से दे देने हैं ना, तो एमई के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जीरो, नलीफाई हो जाएगा। नलीफाई क्यों हो जाएगा सर, नलीफाई इस वजह से हो जाएगा कि अगर आप देखो क्रेडिट साइड का टोटल एमई का कितना बन रहा था, 147,500, डेबिट का टोटल बिफोर बैंक की फिगर कितना बन रहा था, 1,12,500। जब आपने उसको बैंक से फर्दर 35,000 दे दिए, तो अब एमई के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट का टोटल और उसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट का टोटल दोनों बराबर हो गए 147,500 के।
तो विच मीन्स कि अब एमई के कैपिटल अकाउंट में कोई क्लोजिंग बैलेंस या ओपनिंग बैलेंस नहीं बचेगा। एमई का कैपिटल अकाउंट इस बैंक की फाइनल सेटलमेंट के बाद क्या हो गया है, नलिफाई हो गया है, जीरो हो गया। ठीक है, तो मैं आपको अभी कैपिटल अकाउंट पढ़ा रहा था, जब उसकी डिस्कशन कर रहा था तो मैं बताया था कि अब पार्टनर को एक, जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे फाइनल सेटलमेंट रिसीव होगी, जिसके बाद उसके कैपिटल अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बचेगा। तो एमई को 35,000 बैंक अकाउंट से पार्टनरशिप के रिसीव होंगे, इसके बाद इसके कैपिटल अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बचेगा। और इसी वजह से आप देखें इस कैपिटल अकाउंट में आपको कोई क्लोजिंग पे बैलेंस सीडी नहीं दिख रहा। सेम काम बैथ के लिए करना है। बैथ के अगर आप क्रेडिट साइड का टोटल करो तो 80+18 ये बन रहा है 98,000। ठीक है, और अगर आप डेबिट का बैथ का टोटल करो तो 1,12,500 प्लस 1,500 ये बन रहा है 1,14,000। अब ये काफी क्लियरली आइडेंटिफाइबल है कि बैथ के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस या डेबिट साइड का टोटल इज मच मोर ग्रेटर देन बैथ के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, विच इंडिकेट्स व्हाट। मैंने आपको बताया ना कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ये बता रही है कि पार्टनर ने कौन से पैसे ऑलरेडी ले चुका है, उसको मिल चुके हैं। तो बैथ को ऑलरेडी 1,14,000 मिल चुका है। ठीक है, जबकि उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी ओरिजिनली, या ये कह लो कि जो उसको टोटल पैसे रिसीव होने थे पार्टनरशिप से, वो रिसीव होने थे क्रेडिट साइड का टोटल 98,000, विच मीन्स के बेथ को ज्यादा पैसे मिल चुके हैं एज कंपेयर टू व्हाट उसको जो उसको मिलने थे। तो अब बेथ को जो भी उसने ज्यादा पैसे उसको मिले हैं 98,000 के ऊपर, उसको अगर आप 1,14,000 माइनस 98,000 करो तो आंसर आएगा आपके पास 16,000 का। बेथ को 16,000 ज्यादा मिल चुके हैं। तो अब बेथ ये 16,000 की जो उसको ओवर पेमेंट हो चुकी है, इसको पार्टनरशिप के बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेगा। जब वो पार्टनरशिप के बैंक अकाउंट के अंदर 16,000 ट्रांसफर करेगा तो पार्टनरशिप का बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और इसका अपना बैथ का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, बैथ का अपना कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, जिसको अगेन आप क्या कहोगे, बैलेंसिंग फिगर ही कहोगे। क्योंकि इस ट्रांजैक्शन के बाद, फाइनल सेटलमेंट के बाद, जब पार्टनर ने जो ओवर पैसे, ज्यादा पैसे जो उसने पार्टनरशिप से लिए हुए थे, जब उसने वो वापसी कर दिए, तो उसके भी कैपिटल अकाउंट के बैलेंस नहीं बचेगा, उसका भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नलेफाई हो जाएगा। तो फाइनल सेटलमेंट पे पार्टनर को पार्टनरशिप से पैसे मिल भी सकते हैं अगर उसकी क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल के मुकाबले में हैवियर हो, और उसको पार्टनरशिप को कोई फाइनल पैसे देने भी पड़ सकते हैं अगर उसके कैपिटल अकाउंट का डेबिट का टोटल हैवियर हो एज कंपेयर टू उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट के टोटल से, जैसे कि बैथ के साथ हुआ है कि बैथ को 16,000 जो है वो पार्टनरशिप को पे करने पड़ गए। तो दैट इज हाउ यू मेक अ कैपिटल अकाउंट। दोनों पार्टनर्स के फाइनल फिगर के बाद, बैलेंसिंग फिगर के बाद, उनके कैपिटल अकाउंट्स में कोई बीडीसीडी नहीं बच रहा, यानी कि कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं बचा, विच मीन्स कि भाई हमने ये वाला सारा काम जो है वो अपना ठीक कर लिया। कैपिटल अकाउंट बुक्स को हमने, इसको कहते हैं क्लोज कर दिया। जब एक पार्टनरशिप बिक गई तो उसकी बुक्स को भी हमने क्या कर दिया, जीरो पे ले गए, क्लोज कर दिया। लास्ट पार्ट में, अच्छा अच्छा लास्ट तो नहीं, पार्ट सी के अंदर अगर आप देखो उसमें रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन of X Limited at 1st January 2018 immediately after the acquisition of the partnership। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि आपको समझ आ जाए कि ये जो शुरू के दो पार्ट थे ना, पार्ट ए और पार्ट बी, जहाँ पे आप जो बिजनेस सेल हुआ है उसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर रहे थे, पार्ट बी के अंदर आप जो बिजनेस सेल हुआ है, पार्टनरशिप सेल हुई है, उसके कैपिटल अकाउंट को बना रहे थे और उसको आपने नलिफाई करके जीरो करके दिखा दिया कि बुक्स क्लोज हो चुकी है। ये काम था सेल ऑफ बिजनेस का, क्योंकि ये काम आप कर रहे थे एमी और बैथ के लिए। देखिए जो एक्वायरर है उसको क्या लेना देना कि पार्टनरशिप जिसको मैंने खरीदा है क्या उसके लिए मुनाफा हुआ है नुकसान हुआ, ही डजंट केयर अबाउट दैट ना। मतलब मैं आपसे अगर एक बिजनेस खरीदता हूँ या कोई भी आपसे एक बिजनेस खरीदता है तो उसको नहीं परवाह कि आपका फायदा हुआ है नुकसान हुआ है, बल्कि वो तो चाहेगा आपका नुकसान हो, क्योंकि आपका नुकसान होगा तभी उसका फायदा होगा। अगर आप सस्ते में बेचोगे तो वो आपसे एक महंगी चीज सस्ते में खरीदेगा तो उसका फायदा होगा। तो उसको तो कोई लेना देना नहीं है ना कि आपने अपना बिजनेस फायदे में बेचा नुकसान में बेचा। सिमिलरली उसको आपके कैपिटल अकाउंट से भी कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो काम था ये आपने किया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेलर, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एमी एंड बैथ, जिसको हम कह रहे हैं कि ये सेल ऑफ बिजनेस से रिलेटेड सवाल थे। अगला जो सवाल है ना कि एक्स लिमिटेड की एसओएफपी बना के दो राइट आफ्टर द एक्विजिशन, जैसे ही उसने बिजनेस एक्वायर कर लिया उसके बाद, तो ये अब सेलर, अब ये इससे सेलर को कोई कंसर्न नहीं है।
एमी एंड बैथ के अकाउंटेंट को या एमी एंड बैथ को क्या पड़ी है कि जिस बिजनेस ने उनसे उनका बिजनेस खरीदा उसकी एसओएफपी बनाते रहे, उनको उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। तो ये काम अब कौन करेगा? ये काम अब एक्स लिमिटेड जो एक्वायरर है वो करेगा। और इस काम का जो सवाल है ये बेसिकली परचेज ऑफ बिजनेस की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। तो आपके पास ये जो सवालात आते हैं ना सेल ऑफ बिजनेस और परचेज ऑफ बिजनेस के, ये मिक्स सवाल होते हैं। क्योंकि देखो जब एक एक्विजिशन होगी तो डेफिनेटली एक बायर भी होगा और एक सेलर भी होगा, उसके बगैर तो एक्विजिशन हो नहीं सकती। तो एक ही सवाल से वो आपको सेल ऑफ बिजनेस जो सेलर है उसके पर्सपेक्टिव की अकाउंटिंग करने को भी देगा, जैसे उसने पार्ट ए और बी के अंदर दी। और उसी सवाल के अंदर वो आपको जो बायर है जिसने बिजनेस परचेज किया है उस परचेज ऑफ बिजनेस का भी सवाल निकाल के देगा, जिसमें आपको एक्वायरर के पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग करनी होगी। जिसमें मोस्ट कॉमन सवाल यही होता है कि भाई बिजनेस हमने खरीद लिया, खरीदने के बाद, खरीदने से पहले की तो एसओएफपी गिवन है ना, एक्स लिमिटेड की एसओएफपी खरीदने से पहले की गिवन है कि हमारी क्या एसओएफपी थी एक्स लिमिटेड की। खरीदने के बाद बोलेगा बताओ अब क्या एसओएफपी बनेगी। तो आपसे जो मैंने कहा था ना कि मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैंने थोड़ी सी लंबी क्यों करी, ये गुडविल वगैरह अलग से क्यों निकाली, ये क्यों दिखाया कि भाई जो बिजनेस बिका है तो उसमें गुडविल की वैल्यू कितनी है और गेन और लॉस कितना है। 1 लाख, ये जो 42,000 की फिगर है ये तो मैंने आपको एंड में बता दी थी कि मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता था। मैं सिंपली कहता कि बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स जो मैंने बेचे हैं 198,000, जितने के बेचे हैं 240,000, माइनस करा दो, ये आ गया गेन ऑन रियलाइजेशन 42,000 का। तो उसका ब्रेकअप निकालना क्यों जरूरी था? वो इसीलिए जरूरी था कि एक्वायरर को पता होना चाहिए, सुनिएगा बात, कि मैंने अगर एक बिजनेस खरीदा है जिसकी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट सिर्फ 2,06,000 थी, यानी कि जो मैंने नेट एसेट्स खरीदे फेयर वैल्यू के ऊपर उनकी वैल्यू तो सिर्फ 2,06,000 है, लेकिन जो पेमेंट मैंने करी है वो 2,40,000 की करी है। तो जो एक्वायरर है वो कोई बेवकूफ थोड़ी है, कोई गधा थोड़ी है जो कि एसेट्स के ऊपर वैल्यू पे करके आ गया है। उसने जो एसेट्स की वैल्यू के ऊपर, फेयर वैल्यू के ऊपर जो वैल्यू पे करी है वो उसने गुडविल पे की। और ये गुडविल जो है इसको हम कहेंगे कि ये परचेज गुडविल है। इफ यू कुड जस्ट रिकॉल, जब हम शुरू में गुडविल पढ़ रहे थे तो मैंने दो तरीके की गुडविल पढ़ाई थी। एक गुडविल थी इंटरनली जनरेटेड, दूसरी गुडविल थी परचेज गुडविल। ये गुडविल है जो पैसे दे के खरीदी गई है। एंड परचेज गुडविल विल बी मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इंटरनली जनरेटेड गुडविल की तरह इसको राइट ऑफ नहीं कर देंगे, इसको एसओएफपी के अंदर एक्स लिमिटेड शो करेगा। तो अभी जो आपसे एक्स लिमिटेड की एसओएफपी बनाने की रिक्वायरमेंट पूछी गई है उसमें ये गुडविल 34,000 रिकॉर्ड करी जाएगी एज अ इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट, बिकॉज दिस इज योर परचेज गुडविल। इस वजह से मुझे थोड़ी सी लंबी करनी पड़ी थी कि मैं गुडविल की फिगर भी कैलकुलेट करके निकाल सकूं, ताकि जो पार्ट सी की रिक्वायरमेंट है जो कि एक्वायरर के परस्पेक्टिव से अकाउंटिंग है, उसमें जब वो गुडविल हमसे मांगे, बेसिकली गुडविल हमें एसओएफपी बनाने के लिए लिखनी होगी, तो वहां पे मैं इसको शो कर सकूं। तो खैर, दिस वाज पार्ट वन जिसके अंदर हमने सेल ऑफ बिजनेस की अकाउंटिंग करी। अगली क्लास के अंदर हम लोग जो है वो पार्ट बी, यानी कि जो परचेजर, जो एक्वायरर है जिसने बिजनेस परचेज किया है, परचेज ऑफ बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे।